हाँ जी बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपने पाठ्यक्रम का अंतिम विषय पल्लवन। अब से पूर्व आपके जो पाठ्यक्रम में निर्धारित सामग्री है उस सब को हम पढ़ चुके हैं। आपके इतिहास के सभी प्रश्न बहुत पहले हो चुके थे और हम उनकी एक बार रिवीजन कर चुके हैं। दूसरा, उसके पश्चात हमने आपको जो कवि संकलित हैं हमारे काव्य संग्रह समकालीन हिंदी कविता में, उसके 7 कवियों के विषय में चर्चा की। उनकी जितनी भी कविताएं हैं उन कविताओं के प्रश्नोत्तर और उन कविताओं की व्याख्या, इस भाग को हमने पूरा किया। अब हम कर रहे हैं पत्र लेखन, हम कर चुके हैं। एक और विषय संक्षेपण, जिसको हमने पूर्व में किया। आज हम करने जा रहे हैं पल्लवन। पल्लवन जो शब्द है ये लगभग संक्षेपण का विपरीतार्थक शब्द है। संक्षेपण का विपरीतार्थक शब्द है, यानी संक्षेपण छोटा करना है किसी लिखित मूल पाठ को, तो पल्लवन विस्तार करना होता है। पल्लवन ऐसा है जैसे कोई उक्ति, कोई सूत्रवाक्य, कोई मुहावरा, कोई लोकोक्ति जो किसी ने कह दी और कोई दूसरा व्यक्ति उस कही हुई उक्ति को विस्तार से, व्यापक रूप से समझाने की कोशिश करे या लिखने की कोशिश करें, तो उसको हम कहते हैं बच्चों पल्लवन। या मैं यूँ कहूँ कि जैसे आपको कोई एक विषय दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए, या इस विषय का विस्तार कीजिए, या इस विषय पर 200 शब्द लिखिए, तो वो क्या हो गया बच्चों? वो हो गया पल्लवन। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पल्लवन करना। तो पल्लवन का क्या अर्थ हो गया? विस्तार। तो देखें इसको, पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है विस्तार। यह शब्द अंग्रेजी के एक्सपेंशन शब्द का अनुवाद है। अंग्रेजी में जिसको एक्सपेंशन कहते हैं, हिंदी में उसी को अनुवाद कहते हैं। पल्लवन शब्द संक्षेपण का विपरीतार्थक है, विपरीत शब्द है। विपरीत अर्थ के रूप में हम पल्लवन को लेते हैं। तो पल्लवन किसका विपरीत शब्द हो गया? संक्षेपण का। पल्लवन एक प्रकार की गद्य रचना है जिसमें किसी विचार या विषय का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। गद्य रचना क्यों कह दिया? क्योंकि पल्लवन को लिखा गया है। पल्लवन एक गद्य रचना है, गद्य में लिखी जाने वाली। जैसे मान लीजिए हम कह दें पराधीन सपने हो सुख नाही, हम कह दें सत्संगति ही अच्छी गति है, या हम कह दें परहित सरस धर्म नहीं भाई। तो ये सब क्या हैं? ये उक्तियां हैं। जैसे आपको कह दिया जाए कॉलेज का पहला दिन, लिखिए इस पर एक अनुच्छेद, तो आप क्या लिखोगे? उसका विस्तार करोगे, बताओगे हम कॉलेज गए थे, कॉलेज का प्रांगण कैसा था, वहाँ पर कौन कौन लोग हमसे मिले, वहाँ पर किस तरह की जो एनवायरनमेंट था या जो वातावरण था वो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, उसके पीछे के क्या कारण थे, किन किन सहपाठियों से मिलने का आपको अवसर मिला, आपको किस किस अध्यापक से या किस किस टीचर से बातचीत करने का अवसर मिला, आपने किन किन कक्षाओं को अटेंड किया, आपको किस टीचर का वक्तव्य सबसे सुंदर लगा, सबसे अच्छा लगा, और आप जब कॉलेज आए तो आपको एक स्वतंत्र वातावरण मिला। ये सारी बातें आप अपने उस अनुच्छेद में, आप अपने उस पल्लवन में लिखेंगे। तो जब हम किसी एक विषय का विस्तार करते हैं तब हम क्या करते हैं बच्चों? पल्लवन करते हैं। उसे कहते हैं पल्लवन करना। विद्वान, मनीषी, संत और महात्मा
अपनी बात या विचार को सूत्र रूप में कह देते हैं, एक सूत्र के रूप में अपनी बात को कह देते हैं। आम आदमी उन सूत्रात्मक वाक्यों को नहीं समझ सकता। उन्हें समझाने के लिए विस्तृत व्याख्यात्मक प्रस्तुति की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की नीतियों, सूत्र वाक्यों और कहावतों में समाहित गंभीर विचारों को समझने के लिए उनके विस्तृत विवेचन की आवश्यकता रहती है। यानी जो सूत्र वाक्य हैं, कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, जब उनको विस्तृत रूप में समझाया जाता है उसे हम पल्लवन कहते हैं। पल्लवन भी संक्षेपण की ही भांति एक कला है, एक आर्ट है, जो कि बहुत सारे अभ्यास के बाद हमारे पास आती है। हमें अभ्यास करना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, और अंग्रेजी में उक्ति है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो जितना ज़्यादा हम प्रयास करते जाएंगे, जितना अधिक हम उसको लिखते जाएंगे, उतना ही हमारा पल्लवन अच्छा होगा। जैसे कि संक्षेपण भी एक कला है, तो पल्लवन भी एक कला है। अतः पल्लवन में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रतिभा और निरंतर अभ्यास की नितांत आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये कौन सा प्रश्न हो गया? यह प्रश्न हो गया पल्लवन शब्द का अर्थ। तो पल्लवन शब्द का अर्थ क्या है, इस बात को हमने स्पष्ट किया। उसके बाद देखें आप पल्लवन शब्द की परिभाषा। तो पल्लवन की कोई सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इस सृजनात्मक गद्य रूप विषय में किसी शास्त्रीय या परंपरागत रूढ़ि का कोई आग्रह नहीं मिलता है। यानी जब हम पल्लवन करते हैं तो ऐसा कोई आधार हमारे पास नहीं है कि हमें किन किन तथ्यों को या किन किन बातों को हमें बहुत अधिक ध्यान रखने की ज़रूरत है। यानी कोई ऐसी एक परंपरा हमारे सामने उपलब्ध नहीं है। फिर भी अनेक विद्वानों ने अपने मतानुसार पल्लवन को परिभाषित किया है। एक निश्चित विषय अथवा विवेच्य बिंदु या कथ्य से संबद्ध विचार एवं भाव को अपने ज्ञान, स्वानुभूति और कल्पना। तो तीन चीज़ें आ गई बच्चों यहाँ पर। पहला है ज्ञान। आप जो विस्तार करेंगे किसी विषय का, तो आप अपने ज्ञान के, अपनी नॉलेज के अनुसार करेंगे। आपका ज्ञान कितना है उस विषय के संबंध में। जैसे मान लीजिए आ गया पराधीन सपने हो सुख नाही, तो आपका ज्ञान क्या कहता है? आपको इस उक्ति का अर्थ यदि आता है समझ में और आप इसका अर्थ लिखते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जानकारी है कि पराधीनता में सुख नहीं होता। यह इस शब्द का अर्थ निकलता है, इस वाक्य का। और फिर आपको यदि ये पता है कि यह युक्ति पराधीन सपने है सुख नाही, यह तुलसीदास जी के द्वारा, एक विद्वान के द्वारा लिख दी गई है, तो क्या होगा? तो आपकी नॉलेज और बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ज्ञान है, आपको पता है कि यह उक्ति तुलसीदास जी के द्वारा कही गई है। और उस समय कही गई जब 15वीं-16वीं शताब्दी में, जब भारत मुगलों के अधीन था, तो उस समय में उन्होंने इस उक्ति को कहा। तो ये जो जानकारी है बच्चों, ये क्या है? ये आपका ज्ञान है। फिर है स्वानुभूति। स्वानुभूति यानी आप उसको किस तरह से अनुभव करते हो, आपकी अपनी अनुभूति, आपकी अपनी सोच क्या है। और तीसरा है कल्पना। आप इस विषय को अपनी कल्पनाओं से, किन किन माध्यमों से इस बात को स्पष्ट कर सकते हो। आप एक पिंजरे में बंद पक्षी का उदाहरण दे सकते हो कि पराधीनता में कभी सुख नहीं होता। आप अपने जीवन के किसी उदाहरण को ले सकते हो। मान लीजिए आप आर्थिक आधार पर स्वतंत्र नहीं हो, तो आपको दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और जब आप दूसरे के निर्भर रहते हो तो फिर उसकी मर्जी है कि वो आपको पैसा देगा कि नहीं देगा, आपको उतने खर्च करने के लिए पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है? ये स्वानुभूति है। फिर कल्पना है कि आपका अपनी कल्पना से उसका कितना विस्तार कर सकते हो। तो एक निश्चित, दोबारा पढ़ रही हूँ मैं इसको, एक निश्चित विषय, जो विषय आपको दिया गया है, विवेच्य बिंदु जिसकी आप विवेचना कर रहे हैं, कथ्य और जो कथन है उससे संबंधित विचार और भाव को आप अपनी ज्ञान, स्वानुभूति और कल्पना के सहारे विस्तृत कर सुललित, प्रवाहमयी, उन्मुक्त शैली के माध्यम से
ये क्या है? ये अभिव्यक्ति के माध्यम है। पहला सुललित, यानी आपकी भाषा कैसी है। प्रवाहमयी, उन्मुक्त शैली के माध्यम से गद्य में अभिव्यक्त करना ही पल्लवन कहलाता है। इसी प्रकार डॉक्टर राम प्रकाश ने पल्लवन की परिभाषा देते हुए लिखा है कि पल्लवन एक प्रकार की सृजनात्मक गद्य रचना है। इसमें किसी सूत्र, उक्ति, विषय या विचार बिंदु का कल्पना के सहारे मौलिक, उक्ति वैचित्र्यपूर्ण, उन्मुक्त, सारगर्भित, विस्तार प्रवाहमयी, सहज भाषा शैली में किया जाता है। तो ये जो परिभाषा है डॉक्टर राम प्रकाश की, इसमें इन्होंने पल्लवन से संबंधित सभी जितनी भी विशेषताएं हो सकती हैं उन सबको लिख दिया। जैसे मौलिकता, वैचित्र्यपूर्ण उक्ति, उन्मुक्तता, सारगर्भिता, यानी पल्लवन तो हो परंतु सारगर्भित हो, यानी एक ही बात को बार बार वर्णित न किया गया हो। डॉक्टर नरेश मिश्र ने पल्लवन को परिभाषित करते हुए कहा, किसी भाव गुंफित, यानी भावों से भरा हुआ सूत्रात्मक वाक्य को साधारण व्यक्ति के लिए बोधगम्य, बोधगम्य माने आसान, समझने में आसान बनाने के हेतु किए जाने वाले विस्तार को पल्लवन कहते हैं। कि जब हम किसी भावों से भरे हुए किसी सूत्र वाक्य को साधारण व्यक्ति के वो समझ में आ जाए, ऐसा करने के लिए प्रयास करते हैं तो उसको हम पल्लवन कहते हैं। अतः पल्लवन वह कला है जिसमें किसी सूत्र, वाक्य, सूक्ति, कथन, मुहावरे आदि में निहित गूढ़ विचारों को सरल, सहज और स्वाभाविक गद्य भाषा में विस्तार रूप में समझाने का प्रयास किया जाता है। कवियों, लेखकों, विचारकों आदि की गंभीर भाषा को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए पल्लवन पद्धति को अपनाया जाता है। अब बच्चों, ये ठीक वैसा ही है और आसान, सबसे आसान बता रही हूँ मैं आपको कि पल्लवन क्या है। जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, पल्लवन, पल्लवन क्या है, विषय। अब हमने क्या किया, इसका अर्थ बता दिया। फिर हमने क्या किया कि इसका प्रयोग कहाँ होता है ये बता दिया। फिर क्या किया कि जो समझने में मुश्किल होते हैं वाक्य, उनको आसान भाषा में समझाने के लिए पल्लवन किया जाता है। फिर पल्लवन की परिभाषा क्या क्या है। फिर आगे हम कर रहे हैं पल्लवन के नियम क्या है। तो हमने क्या किया, पल्लवन विषय का विस्तार किया। तो इसी तरह से जब हम किसी विषय का विस्तार करते हैं और उसे एक पैराग्राफ में, दो पैराग्राफ में, एक या दो अनुच्छेद के अंदर जब हम उस विषय से संबंधित अपने भावों को अभिव्यक्त कर देते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, पल्लवन। तो आज आपके दो प्रश्न हुए बच्चों, पल्लवन का अर्थ और पल्लवन की परिभाषा। तो आपको मैंने दो किताबों में से कल कुछ फोटोग्राफ खींच के भेजे थे, तो आप लोगों ने मुझे उम्मीद है उसको पढ़ा होगा। तो आप पल्लवन की परिभाषा और पल्लवन का अर्थ, ये दो प्रश्न आज बच्चों याद करेंगे सभी, और उसके बाद के जो प्रश्न हैं वो मैं फिर आपको कल करवाती हूँ, क्योंकि लगभग सिलेबस बच्चों पूरा हो गया है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि बात चाहे थोड़ी की जाए लेकिन आपको अच्छी प्रकार से समझ में आनी चाहिए। और इस सत्र में तो सारा ही सिलेबस बड़ा धीमे धीमे, बहुत थोड़ा थोड़ा करके आपको करवाया गया है, क्योंकि एक तो आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कॉलेज नहीं आ रहे हैं, और ऑफलाइन में जितना हम आपको समझा पाते हैं शायद उससे ज़्यादा हमने कोशिश की है कि आपको ऑनलाइन के माध्यम से समझा दें। क्योंकि जब बच्चे सामने बैठे होते हो आप तो बात कुछ और होती है, और जब ऑनलाइन हम पढ़ाते हैं तो बात कुछ और होती है। थोड़ा सा समझना निसंदेह आपको कठिन लगा होगा इस वर्ष, परंतु यदि आप एक ही ऑडियो को, एक ही रिकॉर्डिंग को अगर 2 बार या 3 बार सुन लेंगे तो वो बात आपको आसान हो जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट। तो आज आप 2 प्रश्न करेंगे। एक है पल्लवन शब्द का अर्थ या पल्लवन से क्या तात्पर्य है, और दूसरा है पल्लवन की परिभाषा दीजिए। तो 2-3 परिभाषाएं जो हमने की उनको आप याद करेंगे अच्छी प्रकार से, और बाकी के प्रश्न हम कल करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। कल हम करेंगे पल्लवन प्रक्रिया के प्रमुख नियम और पल्लवन
की विशेषताएं, नियम और विशेषताएं, ये 2 टॉपिक बच्चों आप आज रीडिंग करेंगे और कल हम इन दोनों विषयों को समझेंगे। ठीक है जी, ओके।